हेलो दोस्तों, 24 कैरेट न्यूज़ चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम हैं गौतम राणे सागर और आपके सामने आज जो विमर्श के लिए मुद्दा लेकर के उपस्थित हैं वो मुद्दा है 1975 में घोषित किया गया इमरजेंसी क्या इस देश के लिए वरदान साबित हुआ या अभिशाप साबित हुआ। जैसा कि आज भी उसे बड़े पैमाने पे ये बताया जाने की कोशिश की गई कि अभिशाप रहा है। 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई वो देश के लिए अभिशाप रहा है। आज भी कहा जाता है कि इमरजेंसी घोषित की गई, लेकिन इस पर चर्चा करना है कि क्या इमरजेंसी घोषित किए बगैर भी काम चल सकता था या इमरजेंसी घोषित करके इस देश की एकता, अखंडता और ख़ास तौर से विकास पथ पे देश को ले जाने की जो मुहिम, जो प्रतिबद्धता इंदिरा जी ने प्रदर्शित की थी वह ज़रूरी था। इंदिरा जी ने एक ख्वाब देखा था और जो प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी इंदिरा जी ने, क्या वो इमरजेंसी के बगैर भी पूरा किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। इसको इमरजेंसी लागू करना आवश्यक क्यों पड़ गया, ये भी हमें आपको जानने की ज़रूरत है। 1969 में 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था जो बैंक उस समय आरएसएस प्रभावित लोग के हाथों में, मालिकाना हाथों में था और वो बैंक साहूकारी प्रवृत्ति से चलना चाहते थे। इंदिरा जी ने चूंकि ये ख्वाब देखा था कि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो रिजर्वेशन जो दिया गया है, ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है, जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता। रिजर्वेशन का लाभ देने के दृष्टिकोण से ही इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आज आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो बैंकों में आज एम्प्लॉई हैं, ये उनके साहसी कदम का ही परिणाम है कि आज उनका जो बैंकों में थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व नज़र आता है वो इंदिरा जी के 1969 में लिए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय की वजह से ही हुआ है। उस समय 14 बैंक जिनको राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था, उनमें बैंक था इलाहाबाद बैंक, कनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक। अगर आप कल्पना करिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया होता तो क्या रिजर्वेशन के आधार पे बैंकों में जो आज एम्प्लॉई बने बैठे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, वो बैंकों में एम्प्लॉई हो सकते थे क्या? तो हमारा जवाब सीधा सीधा होगा कि बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो आरएसएस मेंटालिटी के लोग थे, गोलवर्कर के जो चेले हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग किसी भी तरह से दखल दें और बैंकिंग प्रक्रिया में दखल दें। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे साहूकारी प्रथा अगर चलती रहेगी तो निश्चित तौर पे उनको ये अवसर मिलेगा कि इनके ऊपर राज किया जा सकता है, इनका दमन किया जा सकता है, इनको दबा करके रखा जा सकता है और इनमें जो शिक्षा का प्रचार प्रसार शिक्षा प्रचार प्रसार की तरफ जो इनकी एक सोच बढ़ रही, इनकी जो भूख बढ़ रही, उस भूख को वहीं ब्रेक लगाया जा सकता है। अब आते हैं 1971 में भी एक बड़ा कदम लिया था इंदिरा जी ने। वह बड़ा कदम था प्रीवी पर्स खत्म करना। प्रीवी पर्स जो राजा महाराजा थे जिन्होंने अपने स्टेट को, प्रिंसली स्टेट थे, उन प्रिंसली स्टेट को आज़ादी के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद, आज़ादी शब्द प्रयोग करना मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित शब्द नहीं होगा, स्वतंत्र होने के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने अपने प्रिंसली स्टेट को भारत में मर्ज किया गया था, उनको एक बाकायदा सम्मान दिया जाता था, एक धनराशि दी जाती थी और वो धनराशि भारत के खजाने पर बड़ा बोझ बन रहे थे। बड़ी सुविधाएं उनको दी जाती थी और वो सुविधाएं किसी भी तरह से उचित नहीं थी।
उसके पहले भी कांग्रेस के दो भाग हो चुके थे, कांग्रेस ओ जिनको सिंडिकेट ग्रुप कहा जाता था और कांग्रेस आर जिसको इंदिरा जी लीड कर रही थी। कांग्रेस ओ के जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, वो नहीं चाहते थे कि साहूकारी व्यवस्था खत्म हो, वो नहीं चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रतिनिधित्व बैंकों में हो। और इंदिरा जी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित थी कि अगर रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है तो रिजर्वेशन के प्रोविज़न के आधार पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्रतिनिधित्व देना हमारी जिम्मेदारी है। और जब जिन महिलाओं को भी अधिकारों से वंचित किया गया था, सत्ता में पहुंचने से वंचित किया गया था, अगर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्राविधान न किया होता, वो ड्राफ्टिंग न की होती, वो बिल न पेश करने की कोशिश की होती, तो शायद इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाती। इंदिरा जी डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थी। उन्होंने सोचा कि जब डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रतिनिधित्व दिलाने का था, तो उनके द्वारा देखे गए ख्वाब को, उनके सपने को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी बात को ध्यान में रख करके इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स खत्म किया, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का ये अभी चूँकि विवादित मामला है, उस पर आगे नहीं चर्चा बाद में करेंगे कि क्या क्या प्रकरण था। 1971 में भी जब चुनाव होता है तो इंदिरा जी ने अपना खास तौर से जो फोकस किया था इंदिरा जी ने कि जो समाज मार्जिनलाइज था, जो समाज अंडर प्रिविलेज था, उस सेक्शन को, गरीब लोगों को, दलित लोगों को, महिलाओं को और माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व देने पे प्रतिबद्ध थी। और उन्होंने बाकायदा अपने चुनाव प्रचार में इस बात को उठाया भी। इसका भी असर रहा। और ख़ास तौर से दिसंबर में पाकिस्तान जो बड़ा कठोर दुश्मन हमारा माना जाता है, या ये माना जाता है कि बार बार संघर्ष करने वाला हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तान से मुकाबला करके उन्होंने ईस्ट बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल था, उसको पूर्वी बंगाल को एक अलग देश बनवा दिया, बांग्लादेश। उसकी जो जीत थी, उसकी जीत की भी गूंज 1971 के चुनाव परिणाम में देखने को मिला। उस समय 500 लोकसभा में 518 सीटें हुआ करती थी, जो आजकल बढ़ कर के 542 हो गई। 545 से 542 पे ही चुनाव होते हैं। उस समय 518 सीटें थी। उन 518 सीटों में 352 सीटों पर 352 सीट से जीत करके इंदिरा जी प्रचंड बहुमत के साथ आई थी। इंदिरा जी ने तमाम काम किए। इंदिरा जी ने 1971 में जो 24वां अमेंडमेंट ला करके संविधान का जो प्रिम्बल था उसमें जब सोशलिज्म जोड़ने की कोशिश की, समाजवाद जोड़ने की कोशिश की और जोड़ा भी, तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और ये कह दिया कि कोई भी जो प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उस प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि इंदिरा जी चाहती थी कि जब तक सोशलिज्म इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, इकोनॉमी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सोशलिज्म ला पाना बहुत ही मुश्किल होगा, असंभव हो जाएगा। इसलिए इंदिरा जी इस बात पे प्रतिबद्ध थी कि किसी भी तरह से भारत के संविधान में, उसके प्रिम्बल्स में सोशलिज्म शब्द आना चाहिए। 24वें संशोधन को जब सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया तो इंदिरा जी ने पार्लियामेंट में 26वां संशोधन बिल प्रस्तुत किया और उसमें इसकी वैलिडिटी कर दी। इसको कह दिया कि ये पूरी तरह से दुरुस्त है और ख़ास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसको नल एंड वाइड नलीफाई कर दिया, बेकार कर दिया। इंदिरा जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि इस देश में समाजवाद और ख़ास तौर से इकोनॉमी के क्षेत्र में समाजवाद किस तरह से आए, और इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने प्रीवी पर्स भी ख़त्म किया था। खैर, प्रीवी पर्स पे बेहतर फिर बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा, जो हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, राज नारायण जी ने उनके सामने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया और ये कहा कि इंदिरा जी के चुनाव क्षेत्र में कर्मचारियों का, सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। और जब वो सुनवाई कर रहे थे जगमोहन सिन्हा, तो जगमोहन सिन्हा ने ये पाया कि इंदिरा जी का अपराध है, इंदिरा जी दोषी हैं। अब आप कल्पना करिए कि केवल ये आरोप था कि एक सरकारी कर्मचारी जिसका नाम यशपाल कपूर था, वह देखा गया और इंदिरा जी के लिए मंच बना रहा था, उसके देखरेख में चुनावी मंच बन रहा था। जबकि असलियत ये थी कि यशपाल कपूर चुनाव के दरमियान, चुनाव जैसे ही घोषित हुआ, वो अपने पद से रिजाइन कर चुके थे। रिजाइन करने के बावजूद, कोई भी अपने पद से रिजाइन कर ले तो रिजाइन करने के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वैसे भी करते हैं, डायरेक्टली वो इंटरफेयर कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। लेकिन 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और इतना ही नहीं कहा कि, और ये कह दिया कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगी, इसलिए इनके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पे भी प्रतिबंध कर दिया गया। इस बात को फिर इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को अपील किया। उन्होंने अपील करने के बाद जब चैलेंज किया हाई कोर्ट के डिसीजन के, तो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने 24 जून 1971 को इस डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो इंदिरा जी की थी, वो उसको उन्होंने ये कहा कि अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकती हैं। इस बात को ध्यान में रख करके जॉर्ज फर्नांडिस, जो लीडर रेलवे एम्प्लॉइज के लीडर थे, रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और ख़ास तौर से RSS के लोगों ने बड़े पैमाने पे इंदिरा जी के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। हर तरह से सोशलिज्म, जयप्रकाश जी, जो ख़ास तौर से जयप्रकाश जी उस समय मीडिया के बड़े प्रिय हुआ करते थे। मीडिया जितनी भी संचालित होती थी वो RSS के लोग, गोलवरकर के लोग, उनके चेले द्वारा ही संचालित किया जाता था। इसलिए जब किया जाता था तो मजबूरी ये थी, इंदिरा जी के खिलाफ ही अफवाहें फैलाई जा रही थी। इंदिरा जी के सोशलिज्म इकोनॉमिक के जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनका जो दृष्टिकोण था, उसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। अगर इंदिरा जी उनसे डर जाती, इमरजेंसी नहीं लागू करती, अगर वहाँ रुक जाती, तो भारत आज जो 2014 तक बड़ी मजबूत तौर पे, मजबूती के साथ, मजबूत कदमों के साथ आर्थिक तौर पे विकास करता हुआ बढ़ा है, अगर इंदिरा जी वहीं रुक जाती तो किसी भी तरह से देश की प्रगति 2014 तक नहीं आती। जिस तरह से 2014 के बाद 2022 तक पूरी तरह से बर्बाद हुआ, उसी तरह से ये हो जाता। ये भी सच है कि इंदिरा जी ने A.N. राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया, जिसमें उन्होंने 3 उनके सीनियर जजों को क्रॉस किया, ओवरटेक किया। J.M. सेलर, K.S. हेगड़े और ग्रोवर को सुपरसीड करके उनको CGI बनाया। इसलिए साथियों, इस पे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रीवी पर्स क्या है और उनकी क्या क्या बाध्यताएं थी, क्या क्या उन्होंने स्टेप लिया, उस पे चर्चा करेंगे। आज अभी आप सभी इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन। सभी को जय भीम, जय भारत, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय जोहार, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, सभी अभिवादन करने के तरीके से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।